हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। गणितीय भौतिकी में हम लोगों ने लॉरेंट रूपांतरण समीकरणों के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया वेगों का रूपांतरण किस तरह से होता है। जब एक जो निर्देश तंत्र है वो एस हो, दूसरा एस डैश हो, एक रुका हुआ हो और दूसरा उसके सापेक्ष v वेलोसिटी v वेग से चल रहा हो और v वेग कैसा हो, नियत हो। उसके बाद हमने देखा त्वरण का रूपांतरण। अब हम देखेंगे लंबाई में संकुचन। टॉपिक है लंबाई में संकुचन। अब इसको बहुत ढंग से समझना, मतलब आगे के टॉपिक सारे ऐसे ही हैं, पर समझ में अगर आ गया ना एक बार कि हम लिखवा क्या रहे हैं तो आप आराम से कर लोगे। देखिए लंबाई में संकुचन का मतलब ये है कि मान लो यहाँ कोई चीज रखी हुई है, मैं इस चीज ये तो यहाँ रखी हुई है, मैं किसी भी भाई मतलब कोई भी मान लिया कार में हूँ, किसी भी चीज में हूँ और इस चीज को देखते हुए जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ और वो चीज मेरे से दूर होती जा रही है। हम देखते हैं वो चीज दूर होती जाएगी तो छोटी होती हुई प्रतीत होने लग जाती है हमें। सच में वो छोटी नहीं होती, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होने लग जाता है कि वो छोटी हो गई है। जैसे कि अगर अपन जा रहे हो मान लो ट्रेन से, पीछे पेड़ छूटते जा रहे हैं, दूर जाते जाएंगे वो पेड़ छोटा होता हुआ दिखेगा। अगर आप छत से खड़े होकर कहीं कोई दूर की चीज़ देख रहे हो तो वो भी हमें बहुत छोटी दिखेगी। जब असलियत में ऐसा थोड़ी ना होता है, असलियत में वो चीज़ छोटी थोड़ी ना हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो आइंस्टीन ने यही कहा था कि अगर अपन किसी वेग से गतिशील हैं और अपन किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो चीज़ जो है वो छोटी होती हुई दिखेगी, वही होता है लंबाई में संकुचन, ठीक है। तो लंबाई में संकुचन। दूसरी बात हमें क्या करना है, हम इसमें एग्जाम्पल लेके चलेंगे एक छड़ का। मान लो ये छड़ है, इस छड़ की यहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति, मान लो ये स्थिति है x1 और ये स्थिति है x2, इन दोनों को नापा जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जब इसको नापे तो दोनों इंसान अलग अलग खड़े हों। जैसे ही एक टाइम हो, मान लो 10 बजे, दोनों फटाफट से इसकी स्थितियां नाप दे। यानी कि इन दोनों की स्थितियां नापते समय समान होना चाहिए। यानी कि जब हम समय को नापें तो स्थितियां एक होनी चाहिए और जब हम स्थितियों को नापें तो समय एक होना चाहिए। क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि सब चीजें बदलती हैं वेग के साथ, समय भी बदलता है। तो इसीलिए जैसे ही वेग बदलेगा वैसे ही समय बदलेगा और हमें जैसे समय बदल गया तो हमारा ध्यान इन स्थितियों पर से हट जाएगा। हमें एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाकी सब चीज़ों को ऐसे मान के चलना पड़ेगा ये हमारे लिए है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना एग्जाम टाइम में भाई पढ़ना है आपको, अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो आप ये सबसे पहले तो फ़ोन बंद करो, फ़ोन से दूरी बनाओ, मतलब न्यूट्रल कर दो फ़ोन को, ऐसा कर दो कि फ़ोन तो हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं, तब जाके पढ़ पाओगे। टीवी इनको कर दो, ठीक है। गेम्स जो भी अगर खेलते वगैरह हो तो पबजी बहुत ट्रेंड में है, भाई फ़ोन में खेल रहे हो, लगे पड़े हो 12 घंटे 13 घंटे, पता ही नहीं है, ज़िंदगी ख़राब कर ली। ऐसा कुछ नहीं, मतलब जब हमें एक चीज पर फोकस करना है तो बाकी सब चीजों को भूल जाए। अब तुम ऐसे मत कर लेना कि नहीं मैडम हमें पबजी पर फोकस करना है, बाकी सब चीजें भूल जाएंगे हम, पढ़ाई वढ़ाई खाना पीना सब। ऐसे नहीं, पॉजिटिव में सोचो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, स्थितियां मेजर करेंगे, स्थितियां नापेंगे तो समय को कांस्टेंट रखेंगे और अगर समय नापने जाएंगे तो स्थितियों को नियत रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें करनी है। तो लिखवाते चलते हैं साथ में और समझाते चलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझाने की है, समझाना इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। देखिए क्या होगा, मान लो एक छड़ है, ठीक है, ये रही छड़, ये v वेग से जा रही है। अब सोचोगे भाई छड़ के कहां से पैर आ गए, v वेग से कैसे जा रही है, तो भाई ऐसे तो लेके नहीं जाएंगे। मान लो किसी भी ट्रक पे रखी है, किसी भी चीज पे रखी है, वो रखी हुई है और वो v वेग से जा रही है, इसका मतलब वो ट्रक ही v वेग से जा रहा है, इसका मतलब उसके साथ साथ वो छड़ भी v वेग से जा रही है। मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, मेरे सामने से वो निकल गई, मैंने देखा भाई हाँ ये तो जा रही है, मेरे सापेक्ष जा रही है और मुझे छोटी होती हुई दिखेगी, दूर जाती जाएगी। अब देखो उस छड़ की फिर असली लंबाई कैसे हमें पता चले, उस छड़ की असली लंबाई कैसे पता चलेगी हमें, जब उस ट्रक पे उस छड़ के साथ कोई और भी बैठा हो। सही है, मान लो वो ट्रक जा रहा है, उसमें छड़ रखी है। अब छड़, मैं अगर यहाँ रुक के देख रही हूँ तो मुझे वो छड़ जाती हुई दिख रही है, अब वो मुझे छोटी होती हुई दिख रही है, पर वो छड़ की असली लंबाई क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा, जब कोई इंसान उस ट्रक में उस छड़ के साथ ही बैठा हो। तो वो छड़ भी विवेक से जा रही है, तो वो आदमी भी ट्रक पे बैठा है तो वो भी विवेक से जा रहा है। अब वो आदमी क्या है, उस छड़ के सापेक्ष कैसा है, स्थिर है, क्योंकि वो आदमी थोड़ी ना चल रहा है ना, वो छड़ चल रही है। कहाँ चल रही है, ट्रक चल रहा है मान लिया, पर वो दोनों एक दूसरे को तो देख पा रहे, दोनों थोड़ी ना एक दूसरे से चल रहे हैं कि भाई छड़ यहाँ रखी है आदमी निकल गया आगे, नहीं, दोनों ट्रक पे बैठे हैं, बैठे मतलब छड़ रखी है, वो आदमी बैठा है, तो वो दोनों कैसे एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है, क्योंकि वो दोनों ही ट्रक पर बैठे हुए हैं।
जैसे कि रेलगाड़ियों में पैसेंजर बैठे रहते हैं ना, गाड़ी चलती जाती है, स्टेशन वाले देखते हैं भाई पैसेंजर छूट गया, लेकिन वो आमने सामने बैठे तो वैसे ही बैठे। तो ऐसे ही छड़ और वो आदमी एक दूसरे के सापेक्ष कैसे स्थिर है। वो आदमी चाहे तो उस छड़ में, उसको बैठे बैठे ट्रक में उस छड़ की असली लंबाई हमें बता सकता है। सही है। तो वो जो आदमी जो इसके साथ, इस छड़ के साथ इस ट्रक में बैठा है, वो भी विवेक से ही जाएगा क्योंकि ट्रक पूरा विवेक से जा रहा है। इस निर्देश तंत्र में यानी इस ट्रक में ये जो आदमी है ये इसकी असली स्थिति को नाप सकता है। तो ये जो है इसके लिए कैसा प्रॉपर मतलब इसको हम बोलते हैं हिंदी में उपयुक्त निर्देश तंत्र होगा इस छड़ के लिए। क्यों? क्योंकि यही इसकी भावना समझ पाया है, फीलिंग समझ पाया है कि भाई छड़ की असली लंबाई है क्या। क्योंकि बाहर बैठा हुआ इंसान तो उसको छोटा होता हुआ देखेगा, भाई छड़ कह रही है मेरी भी तो भावना समझो, मेरी असली लंबाई कौन बताएगा। तो ये कहता है निर्देश तंत्र भाई मैं बताऊंगा, तू विवेक से चल रही है तो मैं भी तो विवेक से चल रहा हूं, तू जहां जाएगी वहां मैं जाऊंगा, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोड़िए। ठीक है, इस टाइप से। अब गाने मत घुस जाना, समझो, है ना। तो ये क्या है, इसकी लंबाई को अच्छे से नाप सक रहा है ना। तो ये उपयुक्त इसके लिए निर्देश तंत्र है, और ये जो इसकी लंबाई रहेगी एल नॉड, ये इसकी उपयुक्त लंबाई रहेगी जो कि सच्ची है, सही है। अब हम चाहेंगे इसमें कि एक ऐसे निर्देश तंत्र हो, यानी जैसे मैं रुकी हुई हूं यहाँ पे, मेरे सापेक्ष ये जा रहे हैं, तो मैं ये देखूंगी मुझे इसकी लंबाई छड़ की कितनी छोटी होती हुई दिखेगी, वो हमें नापना है इस निर्देश तंत्र में। यानी इस रुके हुए निर्देश तंत्र से हमें देखना है कि ये छड़ भाई कितनी छोटी होती हुई हमें दिखाई देगी। तो ये इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो हमें करना है। तो समझा दिया है, अब इसको करते हैं। हाँ, तो लिखते हैं इसमें, माना एक्स अक्ष के अनुदिश रखी हुई एक छड़, एक्स अक्ष के अनुदिश का मतलब ऐसे रखी हुई है, ऐसे एक्स ये रहा, ऐसे ही रखी हुई है छड़, ऐसे रखती तो वाई अक्ष के अनुदिश हो जाती। माना एक्स अक्ष के अनुदेश रखी हुई एक छड़ जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष v वेग से प्लस x दिशा में, इसका मतलब ऐसे छड़ ऐसे इसी दिशा में v वेग से गति कर रही है। तो क्या लिखेंगे, निर्देश तंत्र s के सापेक्ष निर्देश तंत्र ऐसे रुका हुआ है, जैसे मेरे रिस्पेक्ट में छड़ आगे जा रही है ऐसे। जड़त्वीय निर्देश तंत्र s के सापेक्ष v वेग से प्लस x दिशा में गतिशील है। यदि प्लस x दिशा में v वेग से ही गतिशील यदि प्लस x दिशा में v वेग से ही गतिशील एस डैश निर्देश तंत्र की कल्पना करी जाए, एस डैश निर्देश तंत्र की कल्पना
की जाए तो इस निर्देश तंत्र में छड़ तो इस निर्देश तंत्र में छड़ स्थिर प्रेक्षित होगी। तो इस निर्देश तंत्र में छड़ स्थिर प्रेक्षित होगी। इस लाइन का मतलब जैसे कि ट्रक पे मैं बैठी, सॉरी मैं नहीं, ट्रक पे, भाई मैं तो रुकी हुई हूं ना, ट्रक पे वो छड़ है और ट्रक पे एक आदमी और बैठा है, तो वो छड़ भी उस ट्रक पे बैठी है तो वो भी विवेक से चल रही है, मतलब उस ट्रक के साथ साथ, समझ रहे हो ना, ट्रक चल रहा है इसीलिए छड़ चल रही है, खुद तो चल नहीं सकती, और वो आदमी बैठा है वो भी ट्रक पे बैठा है, तो दोनों विवेक से चल रहे हैं। पर ट्रक में बैठा हुआ आदमी उस छड़ को क्या देख रहा है कि भाई वो रुकी हुई है, तो ये छड़ जो है ये इस निर्देश तंत्र में कैसी प्रेक्षित होगी, स्थिर प्रेक्षित होगी। तथा इसके सिरों की स्थिति का मापन, तथा इसके सिरों की स्थिति का मापन समय पर निर्भर नहीं करेगा। समय पर निर्भर नहीं करेगा, इसका मतलब कि छड़ जो है वो रुकी हुई है उस ट्रक में बैठे हुए आदमी के लिए, तो उसकी एक हिस्सा ये वाला एक हिस्सा ये वाला दोनों एक ही समय पर नप जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो छड़ हिल रही होती तो समय बदलता, वरना तो इनका समय कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि वो कैसी है, स्थिर है, और बताया था जब स्थितियां नापी जाएंगी तो समय नियत रहेगा। अतः एस डैश में मापित लंबाई सदैव समान होगी। अतः एस डैश में मापित लंबाई सदैव समान होगी। क्यों? क्योंकि वो रुकी हुई है। अगर चलती हुई होती तो जैसे मेरे को वो चलती हुई दिखेगी तो मुझे वो छोटी होती हुई दिखेगी, उसकी असली लंबाई मुझे पता नहीं चलेगी। पता किसको चलेगी? एस डैश को। में मापित लंबाई सदैव समान होगी। इतना लिखो, फिर आगे पैराग्राफ बदल के लिखते हैं कि जो निर्देश तंत्र एस डैश है वो उसके लिए उपयुक्त निर्देश तंत्र कहलाएगा, क्योंकि वो उसकी स्थिति समझ पा रहा है, और उसकी लंबाई उपयुक्त लंबाई कहलाएगी। नोट करो इसको यहां तक। पॉज करके एक बारी नोट कर लिया करो। पैराग्राफ बदल के लिखना। निर्देश तंत्र एस डैश, पैराग्राफ बदलना, ठीक है। निर्देश तंत्र एस डैश जिसमें छड़ स्थिर प्रेक्षित होती है, जिसमें छड़ स्थिर प्रेक्षित होती है, छड़ के लिए उपयुक्त निर्देश तंत्र कहलाता है। छड़ के लिए
उपयुक्त निर्देश तंत्र कहलाता है, क्योंकि इसमें सही लंबाई पता चल रही है और जो लंबाई नापी जाएगी उसे उपयुक्त या उचित लंबाई कहेंगे, तथा इसमें मापित लंबाई L नॉड तथा इसमें मापित लंबाई L नॉड उपयुक्त या उचित लंबाई कहलाती है। उपयुक्त या उचित लंबाई कहलाती है। L नॉड क्या है? जो उसकी सही, उपयुक्त, उचित लंबाई है। इसका अपन एक डायग्राम बनाएंगे। ये है निर्देश तंत्र S डैश, जो खुद v वेग से गति कर रहा है। जैसे कि मान लो ट्रक है, ट्रक पे छड़ रखी है और ये आदमी है, ठीक है। अब इस पर रखी हुई है ये छड़, इसकी उपयुक्त लंबाई है L नॉड, क्योंकि इसी पर ही स्थिर दिखेगी। इसके यहाँ पे दो सिरे नापे हैं, वो मान लिया x1 डैश और x2 डैश है, क्योंकि ये x डैश है, ये y डैश है, ये z डैश है, ये o डैश है। और यहाँ पे ये कौन सा निर्देश तंत्र है? ये उपयुक्त निर्देश तंत्र है। तो यहाँ लिख लेंगे ये है उपयुक्त निर्देश तंत्र। फिर हम लोग इसके बाद करेंगे, अब हमें पता करना है कि अगर रुका हुआ इंसान इसको देखे तो क्या होगा। रुका हुआ इंसान अगर इसे देखे, ये देखो ये खुद तो v वेग से चल रहा है, सही है, लेकिन ये भी तो v वेग से चल रही है। तो यहां पे एक काम करना, v वेग मत लगाना, समझ रहे हो? क्या है? ये देखो ये भी v वेग से चल रहा है, तो ये भी तो v वेग से चल रही है, पर दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के सापेक्ष? स्थिर, क्योंकि भाई ये भी v से, ये भी v से, पर ट्रक पे देखा तो दोनों जन स्थिर है, तो इसीलिए यहां से लिख दिया। और जो जिस निर्देश तंत्र में हमें पता करना है, सारी खोज खैर खबर करनी है, उसे हम बोलते हैं प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, क्योंकि अब उसके रिजल्ट्स हमारे काम आएंगे। ये L यहाँ पे लंबाई है, कौन से? इस S निर्देश तंत्र में। S निर्देश तंत्र रुका हुआ है, जैसे मैं, तो मेरे सापेक्ष ही कैसे चल रही है? v वेग से चल रही है, क्योंकि मुझे तो ये v वेग से चलती हुई दिखेगी, पर S डैश में ये रुकी हुई दिखेगी। इसकी स्थितियां यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2। ये कौन सा निर्देश तंत्र है? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। डायग्राम बनाओ और ये चीजें नोट करो, फिर अपन लोग आगे का डेरिवेशन इसका करते हैं। अब अगर इस पे लंबाई देखेंगे तो L नॉट क्या होगी? x2 माइनस x1। ऐसे ही L क्या होगी? x2 माइनस x1। ठीक है, तो लिखेंगे, मान लेती हूं बना लिया तुमने, पॉज किया करो, वीडियो बना लिया करो। अब तो एक ऑप्शन और है कि मैडम की अगर आवाज नहीं सुननी, चुभ रही है, तो चुप करा दो मैडम को, वरना क्लास में तो मैडम टें 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 बोलती रहती थी, है ना। तो ये भी अब तो तुम्हारे हाथ में आ गया कि मैडम से कब बुलवाना है। तो आगे लिखना, माना निर्देश तंत्र S में, माना निर्देश तंत्र S में एक ही समय t पर, कहा था समय सेम रहेगा, सॉरी,
एक ही समय t पर छड़ की मापित स्थितियां छड़ की मापित स्थितियां x1 व x2 हैं, तो निर्देश तंत्र S में प्रेषित लंबाई, तो निर्देश तंत्र S में प्रेक्षित लंबाई कितनी थी? L, x2 माइनस x1, इक्वेशन 1। फिर S डैश की बात करेंगे। निर्देश तंत्र S डैश में यदि ये देखना है हमें, जैसे समय, घड़ी के समय को रोक लो, मान लो 10 बजे, एक तो वो इंसान देखे ट्रक में बैठा हुआ कि भाई क्या है, और मेरे से वो थोड़ा दूर है, वी वेग से चले जा रहा था, एक टाइम हमने बोला स्टैचू, भाई ये टाइम फिक्स हो गया, मान लिया रुक गया, मान लो गाड़ी रुक गई, हम मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, तो मान लिया, तो वहां पे मान लो 10 बजे का टाइम है, तो मेरे यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी दिख रही है, मैं यहां से मेजर करके देखूंगी, मान लो 10 मीटर है ना, और वो जो ट्रेन उसमें बैठा हुआ है ट्रक में आदमी, वो देखेगा तो मान लो समझ लो 13 मीटर, तो 3 मीटर मुझे वो छोटी दिख रही है, उस समय पे टाइम फिक्स रखना पड़ेगा। यदि निर्देश तंत्र S डैश में छड़ की मापित स्थितियां, निर्देश तंत्र S डैश में यदि छड़ की मापित स्थितियां x1 डैश व x2 डैश है, तो L नॉट क्या होगा, यानी कि छड़ की उपयुक्त लंबाई, यहां पे लिख लेना, तो छड़ की उपयुक्त लंबाई L नॉट कितनी होगी, x2 डैश माइनस x1 डैश, इक्वेशन 2, क्योंकि इसमें रुकी हुई है तो ये छड़ की उपयुक्त लंबाई हो गई L नॉट बराबर x2 डैश माइनस x1 डैश। अब इसमें देखना लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे एक काम और कर देना आप, सिर्फ यहाँ पे समय जो है वो भी सेम चल रहा है ना, एक ही समय t पर, यहाँ साइड में इस चीज को लिख देना, यहाँ पे जो टाइम है ना t1 t2, चाहे तो t1 डैश चाहे तो t2 डैश, ये सब t है, टाइम सबके सेम है, ये t1 डैश t2 डैश का तो जरूरत ही नहीं है ना, रुको t1 और t2 को रख देते हैं बस, क्यों, क्योंकि अभी देखना अभी लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों में t1 t2 काम आएगा, ठीक है, एक मिनट। टाइम इसको मापा और इसको मापा, एक ही समय है, टाइम फिक्स है t, टाइम भी वेरी करेगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब लिखेंगे लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों से लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों से x2 देखो x डैश होता है गामा x माइनस वीटी, यही होता है ना, हमें क्या चाहिए, x2 डैश चाहिए, x1 डैश चाहिए, मान लो x1 डैश क्या होगा, गामा x1 माइनस वीटी1, यही होगा ना। लेकिन हमने अभी अभी क्या देखा, t1 बराबर t2 बराबर t है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा t, तो x1 डैश बराबर गामा x1 माइनस वीटी, टाइम सेम है। और ऐसे ही x2 डैश होगा, वो क्या होगा, गामा x2 माइनस वीटी, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का यूज हम लोग कर लेंगे इक्वेशन 2 में, ऊपर की चीजें मिटा रहे हो।
समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर रखो L नॉट बराबर x2 की जगह गामा x1 माइनस वी गामा x2 माइनस वी टी माइनस गामा x1 माइनस वी टी। ओपन किया, गामा कॉमन, यहाँ बचा x2, वहाँ बचा माइनस x1, यहाँ पे गामा वी टी प्लस का गामा वी टी माइनस का कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब समीकरण 1 जो है उसमें क्या है, इसकी वैल्यू L नॉट, एक मिनट गलती हुई है कुछ, नहीं सही है, L नॉट बराबर गामा और फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, इसकी वैल्यू L, यही थी, L नॉट बराबर गामा L। अभी इससे नीचे का मिटा देती हूँ। तो हमें क्या निकालना है, पर L निकालना है, तो L निकालेंगे तो क्या आएगा, L नॉट अपॉन गामा। गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट करा तो यहाँ पे क्या आएगा, L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि जैसे मैं हूं, मुझे वो छड़ जो है कितनी छोटी दिखेगी, इस फैक्टर से 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से छोटी दिखेगी। अब इसको कैसे समझोगे, देखो, जैसे मान लो 1 है, 1 को आपको L नोड से गुणा करना है, तो L नोड आ गया। 1 में से कुछ घट जाए, मान लो बहुत छोटी संख्या घट जाए, मान लो 0.9 बच जाए, इसको L नोड से गुणा करोगे तो 0.9 L नोड। यानी जब 0.1 से कम में जब पॉइंट की संख्या आ जाती है, जब उससे किसी भी चीज को गुणा करो तो आंसर हमेशा छोटा ही आता है। जैसे तो 4 को 1 से करो तो 4 आएगा, एक 4 को 0.8 से करो तो 3.2 आएगा, छोटा आ गया ना। गुणा करने पे जबकि संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन पॉइंट में गुणा करने से संख्या घटती है। यहाँ देखो 1 है, 1 में से कुछ घट रहा है मतलब 0.9, 0.8, 0.7 ऐसे आएगा। L नॉट से गुणा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 से गुणा किया, पहले 4 से 1 को गुणा कर रहे थे तो 4 आ रहा था, पहले L नॉट आ रहा था। जैसे ही 1 में से कुछ घटेगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर कितना आएगा, कम आएगा, यानी L का मान L नॉट से कोई संख्या गुणा हो जाएगी। और गुणा भी कैसी हो रही है, 1 से कम पॉइंट में, तो पॉइंट से जैसे ही L नॉट को गुणा करोगे तो लंबाई कम आ जाएगी। इसीलिए जो मैं देखूंगी रुककर, यानी कि जो रुका हुआ निर्देश तंत्र है वो देखेगा तो छड़ उसे इतनी छोटी दिखाई देगी। नोट करो। ये मिटा देती हूँ, काम का नहीं है, समझाने का वैसे। एक चीज और समझने की है कि जैसे मानो ये छड़ ऐसे है, वो जिस दिशा में जाएगी ना, संकुचन उस दिशा में होगा, छोटी उस दिशा में होगी। यानी अगर ये ऐसे जा रही है इस दिशा में, तो इसकी लंबाई इस दिशा में छोटी होगी, यानी समझ लो इतनी रह गई, पर इस चौड़ाई पर इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी है ये उतनी ही रहेगी। जैसे कि मान लो ये ऐसे आयत है, अगर इसको इस दिशा में भेजेंगे तो इसकी लंबाई, चौड़ाई तो देखो इतनी रहेगी, लेकिन लंबाई जो ये वाली जो चीज है ना, ये कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये जो आयत है, मान लो इसको इस दिशा में भेजूंगी तो इसकी ये चीज तो इतनी रहेगी, लेकिन ये वाली जो चीज है ऐसे ऊपर भेज रहे हैं तो ये वाली चीज छोटी हो जाएगी। जिस दिशा में गति करेगी उस दिशा वाली लंबाई कम होगी। तो अब लिखेंगे इसको, इसके आगे की लाइन लिखवा देंगे कि इसीलिए लंबाई जो है होती नहीं है छोटी, होती हुई प्रतीत होती है। तो लिखेंगे इसके आगे, अर्थात किसी निर्देश तंत्र S में जो कि रुका हुआ है, अर्थात किसी निर्देश
तंत्र एस में गति की दिशा में मापित लंबाई, बताया था ना एक्स दिशा में जा रही है तो उसी दिशा में संकुचन होगा। गति की दिशा में मापित लंबाई, गति की दिशा में मापित लंबाई लंबाई उपयुक्त लंबाई, जो असली उसकी लंबाई है उससे छोटी दिखेगी ना, उपयुक्त लंबाई एल नॉड के सापेक्ष संकुचित यानी छोटी, के सापेक्ष संकुचित प्रतीत होगी, जबकि सच में नहीं होगी। संकुचित प्रतीत होगी। अतः गति की दिशा में पिंड की लंबाई में संकुचन, इस दिशा में जा रही है तो इसी में संकुचन, अतः गति की दिशा में पिंड की लंबाई में संकुचन, अतः गति की दिशा में पिंड की लंबाई में संकुचन, इसका नाम देखना थोड़ा अजीब सा है, लॉरेंज फिट्जगेराल्ड संकुचन कहलाता है, तो नाम लिख लेते हैं इसका। इस नाम से चाहे नहीं आए पर लंबाई में संकुचन आएगा, लॉरेंज फिट्जगेराल्ड, ये नाम है इसका। संकुचन, संकुचन लॉरेंज फिट्जगेराल्ड संकुचन कहलाता है। इसका डायग्राम बनाऊंगी ना, एक समझ जाओगे फटाफट से, पहले लिख लो इसको फिर इसका डायग्राम बनाती हूँ। डायग्राम से समझाऊं इसको, देखो जैसे ये मान लो ये वर्गाकार पिंड है, कैसा है ये इस दिशा में v वेग से गति कर रहा है, तो लंबाई में संकुचन किस दिशा में होगा, इस वाली में, यानी इसकी चौड़ाई तो इतनी रहेगी, यानी ये जो चीज है ये तो इतनी रहेगी जितनी है, ये जो है ये इस तरह से सिकुड़ जाएगी, ये इतनी रहेगी, ये वाली चीज इतनी रहेगी, इस दिशा में चेंज हुआ इस तरह से, तो ये हो जाएगा कैसा शेप बन गया, आयताकार है, तो ये वर्गाकार पर देखने पर कैसा लगेगा, आयताकार, तो प्रेक्षित आयताकार पिंड। जैसे अगर ये ऐसे वृत्ताकार है, ये अगर ये इस दिशा में गति कर रहा है तो ये यहां से सिकुड़ेगा, जबकि ये चौड़ाई उतनी ही रहेगी, यानी कि चौड़ाई तो देखो यहां से और यहीं तक रहेगी, पर ये यहां से सिकुड़ जाएगा, यानी ऐसे, यानी अंडाकार ओवल शेप बन जाएगी। तो ये कैसा होगा, विवेक से प्रेक्षित अंडाकार पिंड। तो ये हमारा यहाँ पे लंबाई में संकुचन वाला टॉपिक हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे काल वृद्धि
कि जैसे हम लोग कह रहे हैं ना एक निर्देश तंत्र से देखने पर दूसरे में वो लंबाई छड़ की छोटी दिख रही है, तो देखिए अगर हम रुके हुए निर्देश तंत्र से देखेंगे ना तो वहां पे काल वृद्धि, हमें समय बढ़ा हुआ दिखाई देगा, समय बढ़ जाएगा। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।